Hi guys, this is Vinod K. Behl with I hope one of the most important topic of your class 11th physics which is units and measurement. बच्चों यूनिट्स और मेजरमेंट जो है ये आप लोगों की क्लास का एक हिसाब से पहला ही चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फ़िज़िकल वर्ल्ड आप लोगों को कराया ज़रूर था, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है। कायदे से तो बेटा मुझे ये वीडियो बहुत पहले शूट करके डाल देनी चाहिए थी, बिकॉज़ जो मैंने फ़िज़िकल वर्ल्ड वीडियो डाली है वो कुछ एक हफ़्ते पहले डाली थी। बट जैसे है कि आप सभी को पता है कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस का कोविड-19 जो चल रहा है, इसके तहत मेरे जितने भी स्टाफ मेंबर्स, मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, सब अपने अपने घरों में कैद हो रखे हैं इस टाइम पे। तो इसीलिए जो भी करना पड़ रहा है वो हमको खुद से ही करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू कर देना चाहिए। बेटा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले आपको उस चैप्टर के नाम का मतलब आना ज़रूरी है, वो नाम का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा यूनिट के बारे में जानते हैं, यूनिट क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। बेटा सबसे पहले जब हमारी 11th फिज़िक्स में ये आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में जानना है, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू जान लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। बेटा आप देखना, सबसे पहले जो आज मैं आप लोगों को कराने जाऊंगा वो यूनिट की डेफिनेशन। यूनिट से पहले ही बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताऊंगा। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले तो ये बता रहा हूँ बेटा आज की वीडियो एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अपना पैटर्न बदल रहा हूँ। पैटर्न मीन्स एनसीईआरटी से थोड़ा सा अपना सिस्टम बदल रहा हूँ। एनसीईआरटी में पहले कुछ दिया बाद में कुछ दिया, हम पहले कुछ करेंगे बाद में कुछ करेंगे, बट हाँ चैप्टर एंड होने तक हमें सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा एनसीईआरटी में क्या पहले दिया हुआ और हमने क्या पहले पढ़ा है। बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट जब करेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद हम आज की वीडियो में अपने करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट को जानेंगे क्या होता है। फिर ये जो मेजरमेंट है ना, इस पूरा इसके बारे में हम वीडियो नंबर 2, फिर ये जो मेजरमेंट है ना पूरा इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में जानेंगे। बट आज ये देखेंगे कि मेजरमेंट करते टाइम क्या एरर हो सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, और फिर टाइप्स ऑफ एरर जानने के बाद आगे देखते हैं। बेटा आज की वीडियो में अगर हम टाइप्स ऑफ एरर के बाद इसके कॉम्बिनेशन के बारे में जान पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगली वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में जानेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में जानने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जान लिया, फिर उसके बाद एप्लीकेशन इसी के सिग्निफिकेंट फिगर्स के एप्लीकेशन, और उसके बाद हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस आ जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस, बेटा डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, फिर हमें अल्टीमेटली इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच विल बी आपका लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेटा ये आप लोगों के इस चैप्टर का ओवरव्यू है जो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको कराने जा रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो बच्चे आप लोग देखना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो जानना है वो यूनिट के बारे में जान लेते हैं। ये बेटा यूनिट क्या होता है आपको बताऊं बच्चे। यूनिट से पहले ही हम फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। बेटा अगर आप देखेंगे ना तो सपोज करते हैं कोई भी एक ऐसी, देखिए दो क्वांटिटी होती है हमारे पास, एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर हो सकती है और एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर नहीं हो सकती। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और ये मैंने बनाया क्या, बखूबी जानते हैं आप इसको, मैंने हर्ट बनाया। क्या बनाया? हर्ट बनाया। तो बेटा मैं अगर कहूँ
आई लव माई मॉम, मॉम बोला मैंने, ठीक है, आई लव माई मॉम। तो किसी ने मुझसे पूछ लिया विनोद यू लव योर मॉम बट हाउ मच। अब मैं सोचने लग जाऊँ यार बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बट कितना, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हाउ मच, एक्चुअली उसको मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, आई एम नॉट एबल टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लव। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करना है दोज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे फिजिकल क्वांटिटी को जब जानना है एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, Q इज इक्वल्स टू NU। क्या दिया? Q इज इक्वल्स टू NU। ये क्या है बेटा देखना, Q हेयर इज फिजिकल क्वांटिटी, Q हेयर इज फिजिकल क्वांटिटी, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज द यूनिट। बच्चे मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी we require two things। आप कहेंगे सर हमें तो यूनिट बताना था ना आपने, मैंने कहा ठीक है भाई बता रहा हूँ, यूनिट भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसके बारे में जानो, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, वन इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू और अनदर इज़ आपका यूनिट। आया समझ के नहीं आया? तो बेटा ऐसा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का तो जानना ज़रूरी था हमारे लिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अलग अलग मार्कर पता है क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, सिंपल सी एक बात है, एक शॉपकीपर के पास आप गए और आपने कहा भैया चीनी देना। उसका पहला सवाल, कितनी चीनी? आपने कहा भैया 10 सेंटीमीटर चीनी देना। बेटा चीनी बोला कितनी, 10 सेंटीमीटर, दिमाग में वो मतलब एक तो ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा वो सनकी सा बंदा है, और 10 सेंटीमीटर सुन के और ये उसने अपना हाथ किया और सीधा आपके गाल के ऊपर। बेटा वो चीनी बोला आपने नहीं समझा, आपने बोला 10 सेंटीमीटर देना, नहीं समझा। एक्चुअली क्या है वहाँ पे, अगर आपने बोला ना भैया शुगर देना कितना, 10 kg, अब समझा। तो बेटा यहाँ ये जो केजी है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। तो बढ़ते हैं यूनिट की तरफ। होता क्या है यूनिट? मैं यहाँ इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना इस डेफिनेशन से। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, to measure any physical quantity we require a basic reference standard, we require a basic reference standard, and that standard is known as unit, and that standard is known as unit। बच्चे आपने देखा कि जब आपको चीनी मेजर करनी थी तो आपको एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी, और वो स्टैंडर्ड है यूनिट। सो यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा बैकग्राउंड का रेफरेंस है जिसके बगैर हम किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। दिस इज़ यूनिट। अब बेटा यूनिट तो पढ़ लिया कि क्या होता है, तो वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप जान रहे थे ना, वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप जान रहे थे, तो वे सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरीके की यहाँ पे पढ़नी है। एक तो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल या बेसिक, और इनकी यूनिट को क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट बच्चे। और अगला डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और इनकी यूनिट्स को क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। और ये बेसिक वाले यूनिट को क्या कहेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। है ना, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। बेटा ध्यान देना,
अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो ये जो फंडामेंटल है इसका थोड़ा सा पहले बता देता हूँ इसके बारे में, ये है क्या। दीज आर दोज यूनिट्स, दीज आर दोज क्वांटिटीज which does not क्या which do not depend upon any other physical quantity। इवन आप इसको ऐसे कहो, these are those quantities whose measurement, यहाँ पे आप लिखो whose measurement do not depend upon any other physical quantity। बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये वे क्वांटिटीज़ है जिनकी मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बच्चे इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, मैं आपको बताऊंगा अभी साफ साफ, बहुत क्लियर शब्दों में, बहुत क्लियर शब्दों में, कि अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, तो आप सीधा सीधा देखना, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है ना बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये एक्चुअली हमारे पास दीज आर 7 इन नंबर। कितने हैं हमारे पास नंबर में? 7। तो बेटा कौन कौन सी 7 है ये? लेंथ, ओके, मास, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है जी, टेम्परेचर, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, मैंने कहा ओके, आपने कहा ठीक है सर। फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोर कर रहे हो सर? बेटा थोड़ा सा सुनो, पेशेंस ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और इसके जस्ट बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके जस्ट बाद क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चे आपको बता दूं, ये वे क्वांटिटीज़ है जिनका मेजरमेंट, यानी कि जिनका यूनिट जो है किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। बच्चे लेंथ को जो मेजर करते हैं, लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होगा? बेटा लेंथ का जो यूनिट है ना, वो आपका मीटर है। वो क्या है? मीटर। मास इज़ किलोग्राम, टाइम इज़ सेकेंड, टेम्परेचर इज़ केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापते हैं हम लोग, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ मोल। बच्चे सिंपल सी बात है, अगर आप मीटर का सिंबल देखेंगे, मैं यहाँ कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ बेटा, कलर इसलिए बार बार बदल रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे। बेटा सिंबल की अगर बात करें, मीटर का सिंबल M, किलोग्राम का सिंबल kg, सेकेंड का सिंबल S, केल्विन का सिंबल K, एम्पेयर का सिंबल A, कैंडेला का सिंबल CD और मोल का सिंबल MOL। बच्चे ये जो है ना, ये वे सारे यूनिट्स है, ये वे सारे यूनिट्स है जिनका मेजरमेंट हमारे दूसरी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप कहते हैं सर ठीक है समझ गए, तो डेराइव्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है, कैसे डिपेंड कर रहा है वो किसी और क्वांटिटी की मेजरमेंट? एग्जांपल लेके चलते हैं, वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी देखते हैं तो बेटा वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने समझ लिया बेटा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर, और टाइम का सेकंड, और इसका जो यूनिट आया वो मीटर पर सेकंड आया। बच्चे आप जो वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं वो मीटर पर सेकंड से मेजर कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं मीटर पर सेकंड जो है, ये जो मीटर पर सेकंड है, ये कहाँ से आया? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन ही तो है। आपने कहा सर एक छोटा सा एग्जाम्पल और, पहले आप करना फिर मैं बताऊँगा, वीडियो को पॉज करके कर लेना। फोर्स। बेटा फोर्स होता क्या है? देखो ज़रा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? आप कहोगे सर वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने कहा ये भी ठीक है। आपने कहा सर आगे और सॉल्व हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ये आप कह रहे हैं मुझे। मास इंटू वेलोसिटी इज़ व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे ऑलरेडी एक टाइम था हमारे पास। बेटा मास का यूनिट क्या होगा? kg,
डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, और नीचे क्या है, सेकंड का स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट आया दैट इज़ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे आप देखना ये इसका यूनिट जो है वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिपेंड कर रहा है और इसका यूनिट भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यूनिट जो है वो डिराइव्ड यूनिट के नाम से जाना जाएगा और बेसिक का फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जाना जाएगा। बच्चे आगे देखना, जब हमने फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स पढ़ लिए तो यहाँ पे हमारे पास ना दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, यानी कि बेसिक तो 7 है नंबर में बट 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है। आप कहेंगे सर ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब क्या है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बेटा अभी तक तो हम ना ये रियल लाइफ की जो मेजरमेंट्स कर रहे थे, लेंथ, मास, टाइम, ये सब, बट अगर हमें एंगल्स को मेजर करना है ना बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके के यूनिट्स आएंगे। एक आपके पास आएगा प्लेन एंगल और अगला आएगा सॉलिड एंगल। अगला क्या आएगा, सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। बेटा आप ध्यान से देखना, ये प्लेन एंगल का क्या मतलब होता है और ये सॉलिड एंगल का क्या मतलब होता है। बच्चे प्लेन एंगल, जब एक सर्कल है ना वो अपने सेंटर पे एक एंगल बनाता है, थीटा के नाम से जान लेते हैं इसको ds नाम दे देते हैं और इसको कुछ r। तो बेटा ये जो एंगल इस सर्कल ने अपने सेंटर पे बनाया ना, दिस एंगल इज़ नोन एज प्लेन एंगल, जो 2D फिगर बना रहा है। यानी कि मैथमेटिकली अगर आप कहेंगे तो थीटा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, ds बाय r। समझे आप बच्चे? लेकिन सॉलिड एंगल में अगर एक स्फेयर जो है वो अगर एंगल बनाता है बच्चे, तो वो जो एंगल होता है दैट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल। तो बेटा सॉलिड एंगल का मेजरमेंट अगर हम करें dA बाय r स्क्वायर। आपने कहा सर ठीक है, इनके यूनिट्स क्या है? मैं आपको बताता हूँ बच्चे, इसका जो यूनिट है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ये है क्या? ये यूनिट है बच्चे, जिसको हम RAD के नाम से, मतलब ये सिंबल है उसका। और इसकी यूनिट की अगर बात करी जाए, अगर इसके यूनिट की बात करी जाए तो बेटा वो होता है स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन को हम SR से डिनोट करते हैं। तो बच्चे ये तो रही आपकी क्वांटिटीज़ और यूनिट्स की बात, ये तो यूनिट्स है। एक्चुअली क्या हुआ, एक बार मेरे सामने एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर सेंटीमीटर और मीटर में क्या डिफरेंस है, ग्राम और किलोग्राम में क्या डिफरेंस है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि भाई सेंटीमीटर है, एक यूनिट मेजर किया, एक बच्चे ने 10 सेंटीमीटर लिखा और एक बच्चे ने आपका 0.1 मीटर लिखा। किसी ने पूछा सर आप दोनों में से किसको करेक्ट करेंगे? बेटा दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, दोनों का अलग अलग मतलब है अपना। ज़रा उसको समझते हैं कैसे और क्या। तो इसीलिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने शायद आपको शुरुआत का जब ओवरव्यू दे रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेटा अभी जो हमें पढ़ने हैं ना वो कुल मिला के कुछ 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं, और थोड़ी ही देर आगे जब हम इस वीडियो में बढ़ेंगे तो हमें एक और नया सिस्टम पढ़ना है विच इज़ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चे सबसे पहला जो सिस्टम है ज़रा उसको देख लेते हैं, वो कहता हूँ CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा कुल मिला के हमें ना लेंथ, मास, टाइम, फ़िलहाल इनको मेजर करना है और इनको अलग अलग यूनिट्स में मेजर करना है। तो बेटा एक सिस्टम सामने आया CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा यहाँ जो लेंथ मेजर हुई ना, वो लेंथ मेजर हुई आपकी सेंटीमीटर में, जो आपकी मास मेजर हुआ वो आपका हुआ ग्राम में, और जो आपका टाइम मेजर हुआ बेटा वो आपका हुआ सेकेंड में, सेकेंड्स में। ठीक है बच्चे? तो लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड, और इस यूनिट को क्या कहा गया? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा जो अगला यूनिट हमारे पास आया वो आप ही लोगों के सामने ये रहा, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या मतलब है? लेंथ को बेटा नापा गया मीटर में, मास को kg में और टाइम को सेकेंड में। ये MKS सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाया गया। अगला जो यूनिट आया बच्चे वो आपके सामने आया FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट।
बेटा लेंथ को नापा गया फुट में, आपने सुना भी होगा शायद, और आपका मास को नापा गया पाउंड में कि ये पाउंड है, ये ऐसा, और टाइम को तो सेकंड में ही नापा गया। बेटा ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए गए, लेकिन फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, कौन सी कंट्री में क्या सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ होगा। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए 1971 में फ्रांस में एक सारे के सारे फिजिसिस्ट, सारे के सारे साइंटिस्ट्स की जब मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा लेट अस इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चे उसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट नाम दिया गया और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इम्प्लीमेंट करा गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई साहब हम लोग अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो वी विल यूज़ SI सिस्टम ऑफ यूनिट, वी विल नॉट यूज़ CGS, वी विल नॉट यूज़ MKS, वी विल नॉट यूज़ FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा ये रही आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कहानी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट की तरफ, क्या चीज़ कैसे मेजर करना है। मैंने आपको पिछले भी वीडियो मतलब शुरुआत में भी बताया कि बेटा सारा मेजरमेंट तो हमें लेक्चर नंबर 2 में पढ़ना है। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं मेजरमेंट कैसे करना, मेजरमेंट को करते टाइम क्या क्या गलतियां हो सकती है हमसे। बच्चे जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो ड्यूरिंग दैट मेजरमेंट हमारे सामने कुछ अनसर्टेनिटीज़ आती है, हमारे सामने कुछ अनसर्टेनिटीज़ आती है, एंड दोज अनसर्टेनिटीज़ आर नोन एज आपका एरर। उन बेटा स्पेलिंग कंफर्म कर लेना, अनसर्टेनिटी की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो उन अनसर्टेनिटीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, एरर बोलते हैं। बच्चे ये जो एरर हमसे होता है इसका क्या मतलब है। एक्चुअली क्या हुआ, हमें ये सपोज मेरे पास ये पेन है और इस पेन के लेंथ को मेजर करना है। बेटा जब मुझे इसके लेंथ को मेजर करना है तो कभी मेरे पास फॉर एन एग्जांपल 2 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 2.1 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 2.14 आ रहा है, तो कभी 2.2 आ रहा है। ये मेजरमेंट्स हर बार हर एक मेजरमेंट जो है अलग अलग आ रही है, किसकी वजह से, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एरर। तो बच्चे ये जो एरर है ना, ये हमारे पास 2 तरीके के अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। वन इज़ सिस्टमैटिक एरर, और जो बेटा अगला एरर पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे रैंडम एरर। पर इससे पहले बेटा, इससे पहले आपको एक बात और समझा दूं कि 2 वर्ड समझने की ज़रूरत है, और वे 2 वर्ड्स है एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में जानने के लिए। ये बेटा एक्यूरेसी और ये प्रिसिजन होता क्या है। बच्चे अगर आपको बताऊं तो इसको ना पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर एक्यूरेसी और प्रिसिजन का डेफिनेशन भी बताता हूँ। बच्चे हमारे पास ना, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक वैल्यू मेजर करी, एंड वी आर गेटिंग दैट मेजर्ड वैल्यू एज 3.83 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चे, 3.83 सेंटीमीटर। बेटा हमें ना लैब में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। हम जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास एक वैल्यू वी गेट 3.5 एंड द अनदर वैल्यू वी गेट ओवर हेयर इज़ 3.38। बच्चे 2 वैल्यूज़ है, एक 3.5 और एक 3.38। आप देख रहे हैं ये जो 3.5 है ये कंपैरिजन में इस वैल्यू के ज़्यादा पास है, और ये वाली वैल्यू इन कंपैरिजन टू 3.83 थोड़ी सी उससे दूर है। तो बेटा मैं आपको यहाँ कहूँगा दैट 3.5 इज़ मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। मैंने बताया नहीं आपको एक्यूरेट और प्रिसाइज क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल से चल रहे हैं, अभी बताऊँगा। मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, एंड 3.38 is more precise but less accurate। बेटा मतलब ये है, ये एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज, देखना ज़रा, हाउ क्लोज
is the measured value to the experimental value या to the true value. सपोज करते हैं हमारे पास ट्रू वैल्यू है कुछ 3.83, इसको मेजर्ड की बजाय इवन ट्रू लिख दोगे आप तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पहले तो ये मेजर हुई है ये भी कभी, लेकिन ये 5-6 का मीन लेके करी थी हमने। तो ट्रू वैल्यू इज़ 3.83 और मेजर्ड है 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो 3.5 है ना, कायदे से ये इसके ज़्यादा पास है। तो कहता है जो वैल्यू ट्रू वैल्यू की जितने ज़्यादा पास होगी उस वैल्यू को उतना ही एक्यूरेट कहा जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है एक्यूरेसी का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा करीबी से सही होना। बट वो कहता है कि ये जो इसका जो रेजोल्यूशन है ना, इसका जो रेजोल्यूशन है दिस इज़ 0.1 सेंटीमीटर। बेटा इसको मैं अगर करेक्ट करना चाहूँगा तो आप ये कह सकते हो सर 3.5 नहीं है 3.4 है, लेकिन बेटा इसका जो रेजोल्यूशन है ना बच्चे वो आप सामने से दिखाई दे रहा है आपको, वो जो रेजोल्यूशन है वो 0.01 सेंटीमीटर का है। मतलब आप 3.38 कर सकते हो, 3.37 कर सकते हो, सीधा 3.3 करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इसलिए ये कहता है, थोड़ा अलग मार्कर से लिख लेता हूँ, कहता है हाउ क्लोज is one measured value to another। मतलब ये है कि एक आई 3.38 और अगली आई 3.39, तो ये दोनों आपस में बहुत क्लोज है। दीज बोथ वैल्यूज आर प्रिसाइज, बट अगर कायदे से देखा जाए तो ये एक्यूरेट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दीज कभी भी किसी भी चीज़ को मेजर करना है ना बच्चे, तो पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मेजरमेंट में हमारे पास एक्यूरेसी भी आती है लेकिन प्रिसिजन भी आता है। और सबसे बड़ी बात, देयर आर सम अनसर्टेनिटीज़ विच आर नोन एज, आपके सामने है एरर, और वे एरर जो है हमें जो अभी पढ़ना है दैट इज सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। बच्चे सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर जो हमें यहाँ ये पढ़ना है, ये असल में होता क्या? ये जो सिस्टमेटिक एरर होता है ना, इसके अंदर भी हमारे पास आगे दो एरर होंगे। एक आप इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, और बच्चे अगला जो आएगा दैट विल बी पर्सनल एरर। अगला कौन सा एरर आएगा बेटा? दैट एरर इज़ नोन एज पर्सनल एरर। एक्चुअली दो बार लिखने की बजाय एक बार बार लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर आते हैं। बेटा ध्यान देना, इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक थर्मोमीटर है, वो आपके वाटर जो है, आपका जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और वो हमेशा मिसरेड कर रहा है उसको। ही इज़ मिसरेडिंग द टेम्परेचर टू 104 डिग्री सेल्सियस। बच्चे एक बात आपको बता दूं, ये बहुत बेसिक, पता है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत बेसिक से जानना ज़रूरी है। एडवांस लेवल पे डेफिनेटली मैं अपनी अगली वीडियोस में जाऊँगा, मैं आपको डीपीपी सेशंस भी करवाऊँगा, मैं आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। बेटा सबसे पहले बेसिक चलो, बेसिक के बाद कुछ मेरे अपने क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आप लोगों को HCV भी करवाऊँगा, यानी कि CBSE लेवल, उसके बाद नीट वाले बच्चों का लेवल, और उसके बाद हमारा JEE मेंस और एडवांस वाला लेवल। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, पर पेशेंस रखना होगा, बेसिक ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि यदि हमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी है। बच्चे इंस्ट्रूमेंटल एरर वही आपका एग्जाम्पल, थर्मोमीटर मिसरेड या मिसकैलिब्रेट 100 डिग्री सेल्सियस एज 104 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज, यानी कि हमेशा ही वो 100 डिग्री को 104 डिग्री पढ़ रहा है। तो ये हमारी गलती नहीं है बेटा, ये एपरेटस में गलती है, ये उस इंस्ट्रूमेंट में गलती है। अगला पर्सनल एरर। अब पर्सनल तो बेटा आप ही की गलती है। कैसे? कभी हम मेजर करते टाइम अपना हाथ हिल गया, कभी किसी ने पीछे से धक्का मार दिया, कभी फ़ोन आ गया, कभी मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, कभी उसको पकड़ा सही से नहीं, तो दीज आर नोन एज पर्सनल एरर्स। बच्चे ये तो रहा सिस्टमेटिक एरर। अब एक पढ़ना है हमें रैंडम एरर, जो रैंडमली होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल,
वोल्टेज सप्लाई बिल्कुल ठीक थी, एकदम से वोल्टेज सप्लाई देना आना बंद हो गया। आगे कुछ भी आप रैंडमली एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपका एक्सपेरिमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट में एकदम से ऑयल ख़त्म हो गया किसी इंस्ट्रूमेंट, तो रैंडमली कुछ एरर ऐसे है भाई। सबसे बड़ा तो यही है, अगर आप कोई ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई कम हो गई, तो वो आपका रैंडम एरर हो गया। तो बच्चे ये तो आप लोगों के रहे एरर्स के कितने तरीके के होते हैं। अब एक काम करते हैं, ज़रा इन्हीं एरर्स को मेजर करते हैं। तो बेटा मेजरमेंट ऑफ एरर की अगर बात करें ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इवन एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप करवाऊंगा, वही से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। सपोज वी हैव सम मेजरमेंट्स, हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स है। एग्जाम्पल A1, A2, A3 डैश 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 A, मतलब कुछ मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास, हमने अलग अलग वैल्यूज ली और कुछ मेजर्ड वैल्यू वी आर हैविंग हियर। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है जो हमें उठाना चाहिए, दैट इज ट्रू वैल्यू जानने का, जिसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीन वैल्यू, जिसको हम इंडिकेट करेंगे बच्चे ए मीन से। ये ट्रू वैल्यू क्या मतलब है? एक्चुअली क्या है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बेटा आपको अलग अलग बार, मतलब बहुत बार आपको वो एक्सपेरिमेंट्स मेजर करना पड़ेगा, वो वैल्यू उसकी मेजर करनी होगी। फिर सभी वैल्यूज को प्लस करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, दैट इज नोन एज ट्रू वैल्यू। तो बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन लेंगे, सभी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय दो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वे सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी ए मीन, दैट इज ट्रू वैल्यू। बच्चे ट्रू वैल्यू जान लिया। अब ट्रू वैल्यू के बाद हमारे पास जो अगला वर्ड आ रहा है वो एब्सोल्यूट एरर है। बेटा एब्सोल्यूट एरर का एक्चुअली मतलब क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। कायदे से इसका मतलब क्या है बच्चे? अगर मैं आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ देखना, कोई भी वैल्यू जब मैं मेजर करता हूँ ना, तो हर एक वैल्यू ट्रू वैल्यू से कुछ कुछ डिफर करती है। तो ट्रू वैल्यू में से उस वैल्यू को अगर आप माइनस करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी द एरर ऑफ दैट इंडिविजुअल क्वांटिटी विच इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। जरा समझना क्या है बेटा, अभी पहले इस एक डेरिवेशन टाइप में समझा रहा हूँ, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर एक सवाल करवाऊंगा इसके ऊपर, 100% समझ में आएगा। ये मत सोचना अभी समझ में नहीं आ रहा। देखना बच्चे, डेल्टा A1, थोड़ा सा मार्कर का कलर अलग ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। बेटा डेल्टा A1 वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ले लो। ये मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ गई तो बाहर जाके उसका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। खैर अगले चैप्टर में मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा जरूर करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बेटा डेल्टा A1 जो होगा वो क्या होगा? A1 माइनस ए मीन। बच्चे डेल्टा A2 क्या होगा? A2 माइनस ए मीन। इसी तरीके से आप n नंबर तक चले जाइए, डेल्टा AN होगा आपका AN माइनस ए मीन। बेटा आपके पास हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर आ गया, एक एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में, मेजरमेंट में एरर आ गया, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। अगर आपने उन सभी को प्लस कर दिया और सभी को प्लस करके उतने नंबर से डिवाइड कर दिया तो बेटा अब आपके पास उन एब्सोल्यूट एरर्स का भी मीन आ जाएगा। तो ये रहा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आया बच्चे? मीन एब्सोल्यूट एरर। साफ साफ समझ में आ रहा है? मीन से दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। तो मीन को n से डिवाइड किया बेटा, ये आया मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं बच्चे यहाँ से आपका डेल्टा A मीन से। हाँ या ना? जब बेटा आपको बताऊं किसी भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं ना, तो किसी भी क्वांटिटी को बच्चे मेजर करने के बाद कुछ हमारे पास वैल्यू इस तरीके से आती है।
सपोज़ ये वैल्यू है, वो आएगी बच्चे ए मीन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उस ट्रू वैल्यू के पास उसका कुछ एरर ज़रूर आया होगा। भाई सपोज़ एक मार्कर का लेंथ है 2 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आता है 2.1, तो वी विल राइट 2 प्लस माइनस 0.1। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ये तो रहा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर से ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे पास, वो है रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर क्या है? ये है आपका रिलेशन, नाम से समझ में आ रहा है रिलेटिव। दिस इज द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू टू द, दिस इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। और बेटा इसके बाद जो आएगा वो आएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर। जहाँ परसेंटेज आया वहाँ 100 भी आया और 100 से किया मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आया परसेंटेज रिलेटिव एरर। और ये हमारा रहा इस टॉपिक का अंतिम वर्ड। ज़रा आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। बेटा ये तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं तो करवाऊँगा ही आपको। तो बेटा सवाल क्या है? सवाल कहता है कि लेट अस सपोज वी मेजर्स द लेंथ ऑफ अ पेन, द लेंथ ऑफ अ पेन, और वो मेजरमेंट कितनी आई हमारे पास? फॉलोज एज या गिवन एज आपका 1.98 सेंटीमीटर, 1.99 सेंटीमीटर, 2.00 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर एंड देन 2.02 सेंटीमीटर। ये 5 परफॉर्मेंस करी हमने, 5 बार उसको मेजर किया और अलग अलग वैल्यूज़ आई 5 बार। वो कहता है बेटा, छोटा सा सवाल पूछ रहा है, फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। ओ माय गॉड, एक ही छोटा सा पार्ट पूछ लिया बच्चे, हम बड़े खुश। अरे एक पार्ट, ज़रा वीडियो पॉज करिए, करना शुरू करिए। बेटा परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछ रहा है, शुरुआती से लेके हर एक चीज़ यूज़ हुआ है आपके परसेंटेज रिलेटिव एरर में, स्टार्टिंग टू एंड हर एक चीज़ यूज़ हुआ है। तो बेटा सभी करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बच्चे आपका ट्रू वैल्यू ये जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब ए मीन। वो क्या होगा आपका? सारी वैल्यूज़ का सम आपने कर दिया। कैसे? सबसे पहला क्या वैल्यू था आपका? 1.98 प्लस 1.99 प्लस 2.00 प्लस 2.01 प्लस 2.02। इनको बेटा डिवाइड किया, कितने क्वांटिटीज़ है? ये 5 है, तो पाँचों को 5 से डिवाइड किया बच्चे। जब ये ऐसा हो गया तो इसके बाद इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास आया कुल मिला के 2.00 सेंटीमीटर। बच्चे ए मीन जो आया ना वो आया कुछ 2.00 सेंटीमीटर। अब हमारा काम क्या है? अगला स्टेप हमारा था एब्सोल्यूट एरर तक बढ़ने की बात, तो डेल्टा A1 क्या आएंगे? डेल्टा A1 माइनस ए मीन है ना, वो होगा आपका, ये रहा आपके सामने। A1 क्या है? 1.98 माइनस 2। बेटा ध्यान से देखेंगे, 2.00 लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो माइनस होगा ना, ये असल में माइनस 0.02 तो आ रहा है, लेकिन बाहर मॉड्यूलस है वो उसको प्लस कर देंगे। तो बेटा ये आपका हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, ये यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 0.02।
आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आपको यूनिट लिखना है तो, बट मैं 0.02 सीधा सीधा लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना, मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। बेटा डेल्टा A2 क्या होगा, वो होगा आपका 1.99 माइनस 2.00, 0.01। डेल्टा A3 क्या होगा, वो होगा आपका बच्चे 2.00 माइनस 2.00, जो कि 0 आंसर आता है, 0.00 लिख लो। डेल्टा A4 इसी तरीके से डेल्टा A5, बस ये होगा आपका 2.01 माइनस 2.00 विच इज़ 0.01, और अगला 2.02 माइनस 2.00 विच इज़ 0.02। बेटा ये स्टेप था एब्सोल्यूट एरर निकालने का। इसके बाद जो स्टेप हमें निभाना था दैट वाज मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन। बच्चे डेल्टा ए मीन का सारा खेल यही था, जितने भी डेल्टाज है उन सारे डेल्टास को आप ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे। 5 है, ये मैंने कर दिया 5 से, हमारा आंसर आता है 0.022456 डिवाइडेड बाय 5। बच्चे डेल्टा ए मीन जो आता है ना वो आता है 0.06 डिवाइडेड बाय 5। आपको समझ आया कि नहीं आया? ए मीन क्या, डेल्टा ए मीन क्या आया, 0.06 डिवाइडेड बाय 5। अब ये तो तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप क्या है, रिलेटिव एरर जानने का। रिलेटिव एरर जानने का, बेटा रिलेटिव एरर जो आप लोगों का है ना वो है आपका डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन कितना होगा बेटा, ये 0.06/5 और ये डिवाइड है तो ये यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए मीन कितना है 2, बच्चे ये हट जाएगा और ये नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो ये आपका आया 6/1000 जो कायदे से होता है 0.006, क्योंकि 1000 है तो 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। 0.006 हमारा आया रिलेटिव एरर। बच्चे आपको उससे क्या जानना है, आपको अगर मेजर्ड वैल्यू से मतलब है तो वो आता है आपका ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यानी कि 2 प्लस माइनस 0.06/5। पर बच्चे उसको ये नहीं, इससे मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो आपने क्या किया था, आपने रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था बच्चे, यही तो किया था, मल्टीप्लाई किया था 100 से। तो बेटा रिलेटिव एरर जो आपका आया है वो आया है 0.006, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 2 0 से ये इधर डेसिमल शिफ्ट कर देगा, आंसर विल बी 0.6%। बच्चे जो इस मेजरमेंट, इस पूरे मेजरमेंट में जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज़ 0.6%। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये जो वैल्यू आई है दिस वैल्यू इज़ 0.6%। यानी कि आप देखना ज़रा, वही ये रहा 0.06/5 सेंटीमीटर, या तो प्लस हो सकता है या माइनस, यानी कि उस 2 सेंटीमीटर का 0.6% लेंथ बढ़ी हुई भी मिल सकती है, घटी हुई भी मिल सकती है। बेटा एक बात बता दूँ, ध्यान देखना, एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। इसके अगले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में ज़रूर जानेंगे क्या होता है। मैंने शुरुआत में कहा था देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इस वीडियो में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से इस वीडियो की लेंथ पूरी हो चुकी है। बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो है, उसके बाद मेजरमेंट्स कैसे होती है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर डायमेंशनल एनालिसिस, ये सब करेंगे। आपको ये सारा का सारा पहले तो मतलब देखो टाइम टू टाइम ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि क्योंकि साथ साथ लिखोगे तो समझ नहीं आएगा आपको। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो के लिए आप देखते रहिएगा। सब्सक्राइब आपने चैनल किया ही हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया है, जो देख रहे हैं मुझे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और आप ही को वीडियोस फैलानी है, क्योंकि अगर आप फैलाएंगे वीडियो तो हमारे चैनल का नाम होगा, और अगर चैनल का नाम होगा, जितना ज़्यादा नाम होगा उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अलग अलग तरीके से मटीरियल